नमस्कार, निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस सीरीज में आप लोगों को 2023 के लास्ट टाइम का रिवीजन भी करा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ अब हमारी 2024 की तैयारी भी शुरुआत हो गई है। 2024 में जो प्रश्न संभावित बनेंगे उसकी शुरुआत भी अब इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर जाएगी। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली ये साइंस एंड टेक में जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर के है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि 2023 के प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाएं और 2024 के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज इसका आयोजन किया। भारतीय रक्षा में उपग्रह संचार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज किया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज। अब इसी के संदर्भ में यह प्रश्न है, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज भारतीय वायु सेना का एक्सरसाइज है। अब पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि ये किसका एक्सरसाइज है? भारतीय वायुसेना का एक्सरसाइज है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेना का समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज किया गया है, इस एक्सरसाइज में ही भारतीय सेना को एक उपग्रह समर्पित किया जा रहा है। उपग्रह का नाम क्या बताया गया है? GSAT-7B उपग्रह। ठीक है। और इस उपग्रह के माध्यम से भारत में पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे यहां पर डिजाइन किया गया है। अगला स्टेटमेंट, भारतीय वायुसेना और नौसेना के विपरीत भारतीय सेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित उपग्रह नहीं है। अब स्टेटमेंट कह रहा है तीसरा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास तो अपने अपने समर्पित उपग्रह हैं, लेकिन भारतीय आर्मी के पास, इंडियन सेना के पास, भारतीय सेना के पास अपना कोई समर्पित उपग्रह नहीं है। अब ये तीन स्टेटमेंट हैं। आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको पता होगा तो आप इसका सही आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए। चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत चर्चा में रही है। इस एक्सरसाइज को देख लीजिए। ये एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं है अभी, इसको समझ लेते हैं क्या है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काईलाइट मेगा अभ्यास आयोजित किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने। इंडियन मिलिट्री ने यह एक्सरसाइज किया है और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने GSAT-7B संचार उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही भारतीय सेना दिसंबर 2025 तक, भारतीय सेना, ये सेना की बात हो रही, सेना का मतलब इंडियन आर्मी की बात हो रही, भारतीय सेना दिसंबर 2025 तक खुद का सैटेलाइट हासिल करने की राह पर है। और GSAT-7 उपग्रह ये रक्षा सेवाओं को, संचार जरूरतों को वर्तमान में अगर पूरा करना होता है, आप सभी जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री अगर कोई ऑपरेशन करती है तो उसको ऊपर से सैटेलाइट विजुअल्स की जरूरत होती है। आप लोगों ने ये, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन किए थे तो उस दौरान हम लोगों ने अपनी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा था, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे में भारतीय सेना को अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन संचालित करना होता है तो उसे इसरो की मदद लेनी पड़ती है। और इसरो अपना बैंडविड्थ उस समय भारतीय सेना के उस क्षेत्र के लिए डेडिकेट कर देता है। तो ऐसे में इसरो के भी कामकाज में बाधा पहुंचती है और भारतीय सेना जब चाहे तब इसका उपयोग भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए भारतीय सेना को भी डेडिकेटेड सैटेलाइट की जरूरत थी और इसी समस्या को पूरा करने के लिए ये नया डोमेन स्काईलाइट मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है ताकि भारतीय सेना के पास भी अपनी स्वतंत्र रूप से सैटेलाइट हो जिसके माध्यम से वह भी जब चाहे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निगरानी कर सके। ठीक है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में जो GSAT उपग्रह हैं, GSAT-7 जो सैटेलाइट्स हैं, इनके मदद से भारतीय सेना इसरो के सहयोग से अभी अपना ऑपरेशन संचालित करती है। ठीक है। लेकिन अगर यह भारत में कहा जा रहा है कि GSAT-7B संचार उपग्रह अगर प्रस्तावित कर दिया जाए रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा, ये मतलब ये सैटेलाइट भारतीय आर्मी खरीद लेती है, तो उसके बाद से 2025 तक भारत की आर्मी खुद का अपना सैटेलाइट उपयोग करने लगेगी। ठीक है।
अब यहां पर प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सही है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि स्टारलाइट मेगा एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना का एक्सरसाइज है। तो ये भारतीय वायुसेना का नहीं है, किसका है? भारतीय सेना का, मतलब इंडियन आर्मी का है, एयरफोर्स का नहीं है। और सेना का समर्पित GSAT-7B उपग्रह आ रहा है, ये पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह होगा, ये सही है स्टेटमेंट। और दूसरा कि अभी तक भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के पास तो अपने सैटेलाइट व्हीकल होते थे, वे अपने सैटेलाइट से ट्रैकिंग करके अपने चीजों को देख रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और यही बता रहे कि भारतीय सेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित उपग्रह नहीं है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन ये समर्पित उपग्रह कब तक आ जाएगा? ये वर्ष 2025 तक भारतीय सेना को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपके बारे में आपको कभी भी ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि भारतीय सेना के पास उपग्रह है कि नहीं है, तो ये आपको पता होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी के पास अपने डेडिकेटेड सैटेलाइट हैं, लेकिन यह सिर्फ समस्या इंडियन आर्मी के साथ थी, जो कि संभवतः वर्ष 2025 तक समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए भारतीय आर्मी जो है GSAT-7B यह संचार उपग्रह का उपयोग करना प्रारंभ कर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उपग्रह और मानव रहित रिमोट वाहन पहल COE सर्वे, इस पर उत्कृष्टता केंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब स्टेटमेंट है कि COE सर्वे, इसकी स्थापना रक्षा संपदा महानिदेशालय, इनके द्वारा राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में की गई थी। COE सर्वे ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके समय श्रृंखला में अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण सहित जमीन पर एक परिवर्तन का स्वचालित रूप का पता लगा सकता है। ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में एक ऐसा सैटेलाइट डेवलप किया जा रहा है जिसका कि ये नाम है COE सर्वे। ये सर्वे क्या करेगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और भारत के किसी भी क्षेत्र में पिछले 10 साल में उस क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, क्या वहां पर कोई अनाधिकृत कॉलोनी बस गई है, क्या वहां पर जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया गया है, ऐसी जानकारी दे देगा। और वो क्या करेगा कि सैटेलाइट इमेज से वर्तमान का तो बताएगा ही कि वर्तमान में क्या स्थिति है, पीछे के टाइम का भी कि पहले कैसा था वह भी बता देगा। तो इससे सरकारों को पता लग जाएगा कि किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में, किस भूभाग पर कब अतिक्रमण शुरू हुआ। इससे क्या हो जाएगा कि जो जमीन अतिक्रमण हो रहे हैं उस पर भारत सरकार या भारत जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो सख्त एक्शन लेकर के जमीन को उस अतिक्रमण से मुक्त करा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट इमेज का तो उपयोग करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगा। ध्यान रखना है, COE सर्वे पूरा याद कर लेना है, COE सर्वे क्या है। ठीक है, अब यह तीसरा स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट के बाद तीसरा कि COE सर्वे ने भूमि प्रबंधन के लिए पहाड़ी छावनियों के खाली भूमि विश्लेषण और 3D इमेजरी विश्लेषण के उपकरण भी विकसित किए हैं। अब ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भूमि प्रबंधन के लिए, भूमि प्रबंधन को देखने के लिए, जानने के लिए इसने अपना एक 3D इमेजरी विश्लेषण का सिस्टम डेवलप कर लिया। अब ये आपके सामने तीन स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि इनमें सही आंसर क्या है। नाम क्या है? COE सर्वे। ठीक है, तीन स्टेटमेंट हो गए, आप लोग आंसर सोच लीजिए। चलिए अब इसको जान लेते हैं, COE सर्वे क्या है। देखिए, सैटेलाइट और मानव रहित रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव, COE सर्वे, ये एक क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो सैटेलाइट इमेज का उपयोग करके, तो COE सर्वे क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, जो सैटेलाइट इमेज का उपयोग करके जो भी जमीन पर अनाधिकृत निर्माण हुए हैं और समय श्रृंखला में अतिक्रमण, मतलब कि कब कब उस जमीन पर कैसे कैसे अतिक्रमण किया गया, इसकी पूरी डिटेलिंग कर देगा, पूरी डिटेलिंग बता देगा। ठीक है, और ये स्वचालित रूप से पूरा आपको बता देगा। अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान यही संस्थान है जो COE सर्वे को डेवलप कर रहा है। ठीक है, और इसमें उसने क्या किया है कि भूमि प्रबंधन और शहरी नियोजन में इससे क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी सुविधाएं डेवलप हो जाएंगी, भूमि प्रबंधन आसान हो जाएगा, शहरों में
जो अतिक्रमण होते हैं उसका भी सही तरीके से निवारण हो सके। तो अब मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से अब कर पाएंगे। सीओई सर्वे क्या है? ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है और सैटेलाइट इमेजों का उपयोग करके किस जमीन पर कब अतिक्रमण किया गया ये पूरा डिटेल बता देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रक्षा महानिदेशालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान में की गई थी। ये सही है, हाल ही में की गई है। ये भी सही है कि ये जमीन के बारे में पूरा सैटेलाइट इमेज दे देगा, भूमि प्रबंधन भी करेगा, पहाड़ी छावनियों में उससे इसमें 3D इमेजरी विश्लेषण भी कर देगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में सीओई सर्वे के बारे में मुझे उम्मीद है कि आगे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसका उत्तर देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये उसी का डिटेलिंग है जो मैंने चर्चा कर दी, उतना सफिशिएंट है, उसी का आप लोग अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है eVTOL। ये विमान बहुत चर्चा में आए हैं और ये विमान पहले की हॉलीवुड फिल्मों में खूब दिखाई जाते थे। एक्चुअली ये रियल में होते नहीं थे, हॉलीवुड फिल्मों में इससे पहले ही तैयार होकर के दिखाए जाने लगे। फिर बाद में ये वर्तमान में अब ये एग्जिस्ट भी करने लगे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हॉलीवुड वाले थोड़ा थोड़ा विजनरी होते हैं और वो दूरदर्शिता के साथ चीजों को दिखाते हैं, तो बाद में हम लोग उसे फॉलो करते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। eVTOL विमान हाल ही में खबरों में है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विमान रनवे का उपयोग करने के बजाय लंबवत रूप से मंडरा सकता है, उड़ान भर सकता है और उतर सकता है। मतलब कि यह विमान है, हैवी विमान है, लेकिन इसको जो वर्तमान विमान होते हैं वो क्या होते हैं, रनवे पे दौड़ करके उड़ते हैं या रनवे उतरते समय रनवे पे बहुत तेजी गति से दौड़ते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, ये विमान ये एकदम जमीन पर खड़ा रहेगा, अचानक से ही ऊपर की ओर उड़ जाएगा। मतलब इसको रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं है। उतरते समय भी जैसे हेलीकॉप्टर उतरते हैं सीधे एक जगह, वैसे ही ये विमान भी एकदम से नीचे उतर जाएगा। तो eVTOL विमान के बारे में पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि यह विमान पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के बजाय, मतलब जो वर्तमान विमान का जो ईंधन है वो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, पेट्रोल डीजल से तैयार किया जाता है, उसके स्थान पर विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। ये जो विमान आ रहा है ये किसका उपयोग कर रहा है, विद्युत शक्ति का। तीसरा कह रहा है कि बिजली प्रणोदन में प्रमुख प्रगति और शहरी वायु गतिशीलता के लिए नए वाहनों की बढ़ती आवश्यकता जैसे एयर टैक्सियों के कारण इस तकनीकी की आवश्यकता बढ़ी है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बहुत अधिक शहरों में भीड़भाड़ हो गई है, ऐसे में शहरों में एयर टैक्सियों की डिमांड बढ़ी है, तो ऐसे विमानों की मांग शहरों में बढ़ने वाली है। ये तीन स्टेटमेंट्स हो गए, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका उत्तर सोच लिया होगा, अगर पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो आइए देख लेते हैं। पहले इसका मैप देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं ये कैसा होता है। ये देखिए eVTOL ये है, दिख रहा है आप लोगों को। ये पहले आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, खूब देखा होगा। ये चारों साइड में 4 डैने लगे हुए हैं, घेर दिया गया है, और ये विमान का बॉक्स है। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर के जैसा ही है, लेकिन हेलीकॉप्टर साइज में हो सकता है छोटा हो, उसके बराबर हो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से ज्यादा सक्षम है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा डैना लेकर के आता है, इसको बहुत बड़ा डैना लेकर के आने की जरूरत नहीं है, शहर में छोटे छोटे क्षेत्रों में भी कहीं भी घुस जाएगा और निकल लेगा। तो ये क्या कहला रहा है, eVTOL। ठीक है, तो eVTOL आप लोगों ने ध्यान से देख लिया इसको। अब आते हैं प्रश्न की फिर से। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री इन्होंने घोषणा किया है कि भारत आने वाले दिनों में शहरी वायु गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग, eVTOL का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग, इस विमान की तैनाती देखेगा। मतलब भारत में भी अब ये विमान बड़े स्तर पर शहरों में दौड़ने शुरू हो जाएंगे। और ये कौन ऐसा कर रहा है भारत में, तो इजराइल की एक स्टार्टअप है, इसने हाल ही में भारत में ऐसा करने के लिए एक प्रोटोटाइप पेश किया है। प्रोटोटाइप पेश किया का मतलब कि एक बना करके ऐसा विमान, और भारत सरकार को दिखाया है कि देखिए ऐसा विमान अगर आप हमसे खरीदते हैं तो हम ऐसा विमान आपको बना करके दे सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत में भी अब ऐसा होने वाला है। तो शहरों में जो पिज्जा उज्जा डिलीवरी होती थी ड्रोन से, अब शहरी गतिशीलता ऐसे चल जाएगी, बहुत ही मजा आएगा शहरों में आने वाले समय में। ये जो eVTOL है, ये एयरक्राफ्ट VTOL वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का एक किस्म है, जो जैसे कि वर्टिकल टेक ऑफ मतलब इसको
स्लाइडली रन करने की जरूरत नहीं, सीधे टेक ऑफ और टेक आउट हो जाएगा। और ये ध्यान ये रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करता है। तो इससे क्या होगा कि जो वर्तमान में हम ऊर्जा आवश्यकता के लिए जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड है, वह जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी भी हमारी कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पावर दे देगा। ठीक है, तो और ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी ऐसा ईवीटोल बनाने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं, जिसमें कि बोइंग, एयरबस, ये सारी कंपनियां भारत में ऐसे भारत दुनिया में ऐसे विमान बनाने शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका कौन सा गलत है। तो रनवे का उपयोग करने के बजाय लंबवत करेंगे, सही है। जीवाश्म ईंधन के बजाय विद्युत शक्ति का उपयोग करेंगे, सही है। और ये शहरी वायु गतिशीलता के लिए आवश्यकता को और तेज करेंगे, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई गलत नहीं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने कोच्चि में, तो ये सब चीजें याद कर लेना, जैसे ही स्टेटमेंट आया कोच्चि तो कोच्चि में याद कर लेना है। भारत में पहले स्वदेशी विमान वाहक भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया है। तो आईएनएस विक्रांत क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक भारतीय नौसेना जहाज है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसमें ऑटोमेशन फीचर है। ऑटोमेशन फीचर का मतलब क्या होता है कि यह स्वयं से यात्रा करता है, इसको अगर ड्राइवर नहीं हो तो भी ये ड्राइव कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेशन में डाल दिया गया, ऑटो मोड में डाल दिया गया, तो ये चलता रहेगा। यह भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है, थर्ड, इसे रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो इसे किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और रक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया है। चौथा, चीन के बाद भारत एशिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास विमान वाहक पोत है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, नॉलेज से भी कर सकते हैं, सभी चीज आपके सामने है। इसका आंसर ढूंढिए आप लोग जल्दी से। चलिए इसका एक मैप मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आईएनएस विक्रांत का। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आईएनएस विक्रांत को लॉन्च कर रहे हैं। बड़ा सा विमान है ये, आईएनएस बड़ा सा जहाज है ये आईएनएस विक्रांत। ये ढांचा दिख रहा है आप लोगों को, ये पुराना वाला इस विक्रांत था, उसी के ढांचे पर नया वाला इस विक्रांत बनाया गया। तो पुराना वाला ढांचा जो था वो हमारा नहीं था, वो हमने खरीदा था। खरीदा कहां से था, इंग्लैंड से खरीदा था। अब ये सारे प्रश्न आपके सामने आ गए, अब आते हैं इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आईएनएस विक्रांत था यह भारत का पहला विमान वाहक पोत था और भारत का पहला विमान वाहक पोत था जिसे कहां से लिया गया था, यूके से लिया गया था और 1997 में यह सेवा मुक्त हो गया। तो आईएनएस विक्रांत जो कि यूके का एक विमान वाहक पोत था, हमने उसको खरीद लिया और फिर बाद में 1997 में रिटायर्ड हो गया। और उसके बाद हाँ ये भी ध्यान रखना है कि आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है कि 1971 के युद्ध में इंडिया ने पाकिस्तान को आसानी से पराजित किया। इसमें आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो इसके द्वारा और पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत, कौन सा मंत्रालय है, शिपिंग, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। तो आईएनएस विक्रांत को जो वर्तमान में आईएनएस विक्रांत बना है, क्योंकि पुराना वाला जो था उसी के नाम को कॉपी किया गया है, भारत का पहला था इसीलिए सेकंड टाइम में भी उसी नाम से भारत ने अपना स्वयं का बनाया है, इस बार किसी खरीदा नहीं गया है। तो इसको किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये किस मंत्रालय के तहत है, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत है। इसे अत्याधुनिक स्वचालन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और यह भारत के समुद्री इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। तो याद रखना है कि भारत के समुद्री इतिहास में सबसे बड़ा जहाज कौन सा है, आईएनएस विक्रांत। यह भारत के समुद्री इतिहास का, यह भारत के संपूर्ण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है, यह जहाज, इस पर जितने भी भारत के छोटे छोटे फाइटर विमान है या बड़े छोटे सभी फाइटर विमान है, ये सभी वहां पर उतर सकते हैं, वहां से उड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा डिजाइन किया गया है कि बहुत सारे विमान इस पर, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, होमो, HM-60 ये सब मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बहुत सारे एक साथ उस पर उतर भी सकते हैं और वहां से उड़ भी सकते हैं। तो इतना बड़ा डिजाइन किया गया है।
ठीक है। और ये भारतीय नौसेना, तो यहां से हमें सारी चीजें जानकारी हो गई आईएनएस विक्रांत के बारे में। अब जो भी आईएनएस विक्रांत के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको अब पता होगा। ध्यान ये रखना है कि ये कहां से लिया गया था, इंग्लैंड से। लास्ट टाइम हमारे यहां से कब डिकमीशन हुआ, मतलब हट कब गया, तो 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। और वर्तमान में जो बन रहा है वो बना कौन रहा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, किस मंत्रालय के तहत, पोर्ट मंत्रालय के तहत। इतनी जानकारी अगर आपको होगी तो यह आप इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होगा उसको आप आसानी से संचालित कर देंगे, उसको आसानी से बना देंगे। अब आइए इसका आंसर यहाँ पे प्रश्न के साथ देख लेते हैं कि पहला तो है कि ऑटोमेशन फीचर के साथ ठीक है, समुद्र तट का सबसे बड़ा है। रक्षा मंत्रालय नहीं बना रहा है, इसको कौन बना रहा है, पोर्ट और शिपयार्ड मिनिस्ट्री। चीन के बाद भारत एशिया का दूसरा नहीं बल्कि भारत के साथ और भी देश, जैसे जापान में भी, यहां देखिए चीन, भारत, जापान, तुर्की और थाईलैंड, ये कुछ देश हैं, 6 देश हैं जहां पर क्या है, विमान वाहक पोत पहले से ही है। अब ये आकार वेरी कर सकता है, हो सकता है कि ये आकार में बहुत बड़ा हो, इन सब देशों के पास वैसा आकार नहीं हो, लेकिन भारत से पहले ही इन सब देशों के पास भी ऐसा विमान वाहक पोत उपस्थित रहा है। तो एशिया में भारत दूसरा नहीं है बल्कि एशिया में भारत के पहले भी 5 और देशों के पास विमान वाहक पोत उपलब्ध है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। तो चीन के बाद तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो 3 और 4 गलत है और 1 और 2 सही। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अब देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यूपीएससी भी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन फिर भी ब्रह्मोस मिसाइल लगातार चर्चा में रहता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी बार बार आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी और इसकी विशेषता ऐसी है, इसलिए भी इसकी संभावना है प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा रहेगी। देखते हैं, इस मिसाइल को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब आप लोग अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करते रहिएगा कि आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कितनी जानकारी है। अगला, यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक तक। तीसरा, यह 2 चरणों वाली ठोस प्रतिरोधक ईंधन वाली मिसाइल है। चौथा, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों को स्टैंड ऑफ रेंज हथियार भी कहा जाता है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। ये आप लोगों के सामने प्रश्न हो गया, आप लोग इसका उत्तर सोच लीजिए। ये देखिए, ब्रह्मोस बेसिकली जो भी क्रूज मिसाइल होते हैं, 2 प्रकार के मिसाइल होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल की विशेषता क्या होती है कि ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, बहुत कम ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत सटीकता से वार करते हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल का भी फोटो देख लीजिए आप लोग, ये है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आप लोगों को दिख रहा है, अब अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत और रशिया दोनों ने ज्वाइंटली इसको डेवलप किया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से डीआरडीओ और रूसी संघ की तरफ से रूस की एक कंपनी है एनपीओ, इस दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी गई थी। ये थोड़ा अपडेट देख लेना है कि पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर इसलिए रखी गई थी क्योंकि भारत उस समय जब ये भारत को दिया गया था तब उस समय भारत एमटीसीआर एग्रीमेंट का पार्ट नहीं हुआ करता था, मिसाइल ट्रीटी कंट्रोल रिजिम का पार्ट नहीं हुआ करता था। इसीलिए, और जो देश उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता है वह अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक का ही मिसाइल डेवलप कर सकता है, क्रूज मिसाइल। तो लेकिन भारत ने फिर बाद में एमटीसीआर की एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद से इस ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ा करके अब वर्तमान में 500 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो गया है। और यह मैक 2.8, ये ध्यान रखना है कि मैक 2.8, या अगर आपसे पूछे कि लगभग ध्वनि की गति का लगभग 3 गुना स्पीड से ये चलता है, 5 गुना नहीं, मैक 5 नहीं बल्कि मैक 2.8 की गति से ये चलता है। ठीक है, और ये इसके साथ ही दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ये इस रेंज में दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ये याद करना है कि भारत और रूस ने जो ज्वाइंटली डेवलप किया ब्रह्मोस, यह दुनिया का सबसे सुपर तेज, दुनिया का सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है। ठीक है,
यह दो चरण, इसमें ईंधन जो होते हैं दो चरण में भरे जाते हैं। पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में लिक्विड ईंधन और रैमजेट, ठीक है, लिक्विड रैमजेट ईंधन इसमें प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना है कि इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल, मतलब कि एक बार मारिए और भूल जाइए। आपने जहां पर निशाना लगा करके इसको छोड़ दिया, किसी भी टारगेट पर आपने निशाना लगा करके अगर एक बार छोड़ दिया इसको, तो अब ये उस टारगेट पर जाकर के लगेगा ही लगेगा। अगर वो टारगेट मूव भी करता है, जैसे आपने मिसाइल छोड़ा और टारगेट मूव कर गया, तो भी ये उस मूव करते हुए टारगेट को भी जाकर के निशाना लगा देगा। उसको वह कितना भी दूरी इधर उधर जाएगा, वह उसको वहीं पर खोज करके मार लेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, मतलब एक बार मार दो फिर भूल जाओ, निशाना जहां लगाना था वो खत्म ही होना है। तो और ये ध्यान रखना है कि यह अधिकतम 15 किलोमीटर की हाइट और लोअर 10 मीटर की ऊंचाई, 15 किलोमीटर से लेकर 10 मीटर की ऊंचाई तक सतह से इतने के बीच में ही जाता है। मतलब ये जो जैसे हमारे यहां अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल क्या है, ये अंतरिक्ष में जाकर के और फिर वापस आकर के गिरता है, ठीक है। लेकिन इसको अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे वर्टिकल ऊपर जाता है, अचानक से ऐसे हो जाता है और फिर गति कर जाता है। मतलब इतना नीचे से जाता है कि वहां जो रडार सिस्टम लगा है वहां रडार सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि रडार क्या करता है, रडार हमारे जो बिल्डिंग्स बनते हैं इनके ऊपर से आने वाली खतरों को देखता है, और ये क्या करता है कि ये बिल्डिंग की ऊंचाई के आसपास ही उड़ जाता है, इसीलिए रडार भी इसको पकड़ने में असफल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्वालिटी की वेपन्स होती हैं और इसीलिए इनको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। तो ये क्रूज मिसाइल है, और जो अग्नि मैंने चर्चा करी वो कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करना होता है, वो फायर एंड फॉरगेट नहीं है, वो आसमान में जाती है और फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती है, तो उनको उसी रेंज से फेंका जाता है कि वह गुरुत्वाकर्षण लगने के बाद किसी एक निशाने पर जाकर गिरे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इनका गुरुत्वाकर्षण से लेना देना नहीं है, ये सीधे ऊपर जाती है छोटी हाइट तक और उसके बाद वर्टिकल घूम जाती है, ठीक है। पूरी जानकारी आपको मिल गई यहां से। अब प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि कौन सा सही है। तो पहला कि लंबी दूरी का, तो जो भी क्रूज मिसाइलें होती है वो लंबी दूरी का नहीं होती है, ये सब 400, 500, 600 किलोमीटर तक की दूरी ये कवर कर पाती हैं। तो लंबी दूरी के मिसाइल के लिए आपको क्या करना होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करना होता है, ठीक है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी स्पीड 5 मैक, गलत हो गया, 3 मैक लगभग है। 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक ईंधन वाली मिसाइल है। तो 2 चरणों वाली, कह रहा है कि 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक ईंधन वाली, तो 2 चरणों वाली तो जरूर है, लेकिन दोनों चरण ठोस नहीं है, बल्कि पहला चरण ठोस है और दूसरा चरण लिक्विड वाला है, रैमजेट ईंधन लिक्विड वाला है। तो ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। चौथा, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों को स्टैंड ऑफ रेंज हथियार भी कहा जाता है, ये सही है, बहुत क्वालिटी रेंज है। तो ये केवल चौथा सही है, बाकी पहला दूसरा तीसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मोस के बारे में अब जो भी पूछा जाएगा ये आपको अपडेट हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब कह रहा है कि QRSAM प्रणाली के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह अब चूंकि जितने समय के साथ जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं हथियार में, मिलिट्री के क्षेत्र में, उसमें ऐसी एक और गुणवत्ता भारत में बढ़ गई है और हम QRSAM प्रणाली को अपने रक्षा उपकरण में शामिल करने में सफल हुए हैं। अब इसके बारे में प्रश्न है कि यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सेकेंड, इसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। थर्ड, यह दुश्मन के हवाई हमलों से सेना की बख्तरबंद टुकड़ियों को स्थानांतरित करने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ये क्या है, QRSAM क्या है, ये सुरक्षा कवच है, मतलब दुश्मन को मारने के लिए नहीं यूज की जाती है, बल्कि अगर किसी ने मारा है हम पर तो अपनी सुरक्षा करने के लिए, जैसे किसी ने उधर से हमारे ऊपर मिसाइल मारा तो ये क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और यहां से मिसाइल उड़ करके जाकर के आसमान में ही आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर देंगे। चौथा, यह प्रणाली केवल एक चरण वाली ठोस प्रणोदक मिसाइल का उपयोग करती है, मतलब इसमें ईंधन का एक
बॉक्स एक चरण होता है जो कि ठोस ईंधन यूज किया जाता है। इसमें एक लॉन्चर के साथ 2 रडार सिस्टम, एक लॉन्चर और 2 रडार सिस्टम इसमें शामिल होते हैं। रडार सिस्टम क्यों? ताकि यह रडार सिस्टम पता लगा सके कि किधर से मिसाइल आ रहा है। ठीक है, जो मिसाइल फेंकने वाला सिस्टम होता है उसमें रडार लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो बचाने वाला सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसमें रडार लगाया जाता है। तो ये क्या है, इसमें 2 रडार सिस्टम भी लगाया गया। अब कह रहे हैं ऊपर देखो तो इनमें से कौन सा गलत है। अब आप लोगों ने QRSAM प्रणाली अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कौन सा गलत है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा। तो आइए देखते हैं, चलिए प्रश्न की तरफ आते हैं आगे। पहले तो देख लीजिए कि QRSAM है क्या। ये देखिए, ये एक बड़ी गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें तुरंत निकला और ऊपर उड़ गया, तुरंत ऊपर उड़ गया। यहाँ पे रडार लगा है गाड़ी में, दिख रहा है आप लोगों को? शायद अभी दिख रहा होगा। ये गाड़ी है और इस गाड़ी में रडार लगा है, और यहां से तुरंत हमें संकेत मिला कि कोई मिसाइल आ रहा है। तुरंत इसे संकेत मिला कि कोई मिसाइल आ रहा है, तुरंत उस मिसाइल से टकराने के लिए ये उड़ गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्विक रिएक्शन करता है, काफी रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्शन देता है। सामने से अगर कोई हथियार आ रहा है तो तुरंत रिएक्शन देकर के उस हथियार को नष्ट कर देता है। तो रक्षा, ये अब उत्तर पे आते हैं कि किसने डेवलप किया है, तो DRDO ने डेवलप किया है। DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ध्यान रखना है, इंडियन आर्मी, DRDO प्लस इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर के QRSAM इस प्रणाली को डेवलप किया है। और ये ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ये एल्गोरिदम का यूज करता है और बहुत अधिक सटीकता के साथ उधर से आने वाले टारगेट को नष्ट कर देता है। ये ध्यान रखना है कि ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कम दूरी कम ही दूरी की मार कर पाएगा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये कोई 5000, 2000, 8000 किलोमीटर हमला नहीं करेगा। हमारे क्षेत्र में अगर कोई मिसाइल आता है तो उसको नष्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये 1000, 500, 800 किलोमीटर तक ही वार कर सकता है। ठीक है, लेकिन उतने दूरी से ही तो हमें बचाना होता है। और दुश्मन की हवाई हमला, जैसे अगर दुश्मन ने हवाई हमला कर दिया तो हमारी जो गाड़ियां हैं, रक्षा प्रणाली जो है, उसको सुरक्षा करनी है। सुरक्षा करने के लिए क्या करना है, तुरंत इसको एक्टिव करो, ये तुरंत बाहर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर देगा। तो हमारी जो यहाँ जमीन पर सिस्टम है, वो सिस्टम सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसको कहीं भी ले जाकर के लगा दिया जाए। कनस्तर टाइप का, मतलब बॉक्स टाइप का है। बॉक्स को उठाया, ले जाकर कहीं भी सेट कर दिया, वहीं पर ये एक्टिव हो जाए। बहुत ही आसान है, इजी टू कैरी है, और देश में बहुत बढ़िया सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करता है। तो अब इसका आंसर क्या है, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो कम दूरी की है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, तो पहला तो सही है। DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है, ये भी सही है। दुश्मन के हवाई हमलों के समय सुरक्षा कवच का काम करता है, ये भी सही है। यह प्रणाली केवल एक चरण वाली, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये चूंकि तुरंत रिएक्शन करने वाली प्रणाली है, तो एक चरण इसमें ईंधन होता है, और एक लॉन्चर और उसके साथ 2 रडार सिस्टम इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, डी आंसर है, सभी के सभी सही है। और ये आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि QRSAM से यूपीएससी ने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, तो हो सकता है इसी बार पूछ लिया जाए, या फिर 2024 में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये उसी का पूरा डिटेलिंग है। अगला प्रश्न है, INS तारागिरी। INS तारागिरी हाल ही में खबरों में है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। सेकंड, इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तीसरा, यह नौसेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, और यह सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और जहाज की वायु रक्षा क्षमता से सुसज्जित है। ऊपर देखकर में से कौन सा गलत है, आपको बताना है INS तारागिरी के बारे में। INS तारागिरी बहुत चर्चा में है, ठीक है, देख लीजिए, ये है INS तारागिरी। ठीक है, हाल ही में इसे सरकार ने INS तारागिरी को कमीशन कर दिया गया है। तो INS तारागिरी अब
शामिल हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को आईएनएस तारागिरी? ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। ऑप्शंस आपने देख लिए, आपको अगर आता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर पे आते हैं। प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर, तो इसको आईएनएस तारागिरी को किसने बनाया है? मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड। कहां है ये? मुंबई में। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? प्रोजेक्ट 17A। और ये प्रोजेक्ट 17A का कौन सा है? तो तीसरा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि 2023 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल होने की उम्मीद है, जल्दी ही, फरवरी 2023 में, मतलब ये हो गया है अब तो। और तारागिरी जो है, ये इसका जो नाम रखा गया था, ये, हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना में शामिल होना है 2023 तक, लेकिन जहाज की डिलीवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। मतलब कि तारागिरी के ऊपर जो पूरा सिस्टम है वो 2025 तक पूरा अपडेट हो पाएगा। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना की इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसको डिजाइन किसने किया है? ये ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पर बहुत अधिक अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, उन्नत कार्रवाई वाले सूचना प्रणाली सभी से लैस है। अब ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आईएनएस तारागिरी जो है प्रोजेक्ट 17 का पार्ट है। अब आगे देख लेते हैं कि भाई प्रोजेक्ट 17 क्या है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 17 क्या है? तो प्रोजेक्ट 17 जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। याद रखना है, इसका उद्देश्य क्या है कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला डेवलप करनी है। स्टील्थ गाइडेड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसा मिसाइल सिस्टम बनाना जो पानी में अगर जाए तो पानी के कलर का हो, इसीलिए दुश्मन को पता नहीं लगे कि हम पर हमला हुआ है, और उसे मिसाइल दिखे नहीं, पानी जैसा दिखता है वैसा ही दिखे, तो दुश्मन को आभास न हो पाए, और इसीलिए वो स्टील्थ हो। स्टील्थ मतलब छुप करके आने वाला, बिना दुश्मन को पता लगाए दुश्मन पर हमला कर दे। तो ऐसा फ्रिगेट सिस्टम डेवलप करना है। इसीलिए जो भी समुद्री फ्रिगेट बनाए जाते हैं, यूजुअली उनका कलर ऐसा रखा जाता है जो पानी में छुप सके, जो पानी में पता नहीं लगे सके, जिसके बारे में। अब ये ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट 17 है उसको दो कंपनियां मिलकर के बना रही हैं। वो दो कंपनियां कौन कौन सी हैं? पहला है मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड, और दूसरा है गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दोनों मुंबई से इसको डिजाइन बनाया जा रहा है। तो ये दो कंपनियां मिलकर के प्रोजेक्ट 17 को डिजाइन कर रही हैं, और उसमें भारत के लिए क्या बना रही है? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ठीक है, इस सिस्टम का जो आईएनएस तारागिरी है, आईएनएस तारागिरी कैसा है? तीसरा है प्रोजेक्ट 17। तो ये पूरी, मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट 17 के साथ साथ आईएनएस तारागिरी के बारे में भी आपकी जानकारी पर्याप्त हो गई है। अब प्रश्न पर आते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को अपडेट हो गई है। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा गलत है? तो तीसरा फ्रिगेट है, सही है। मझगांव डाक बिल्डर लिमिटेड बना रहा है रक्षा मंत्रालय के अधीन, ये भी सही है। नौसेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, सही है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और जहाज की वायु क्षमता से ये सुसज्जित है, सही है। तो इसका मतलब कि तीनों के तीनों सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, चारों सही है इसमें। ठीक है, तो आईएनएस तारागिरी के बारे में या प्रोजेक्ट 17A के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग अपडेट है। अब ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 17A को नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट 17A के तहत जो पहला हथियार बना था, जो पहला फ्रिगेट बना था, वह था आईएनएस नीलगिरी। ये याद रख लेना है आप। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला बना था आईएनएस नीलगिरी, और इसीलिए प्रोजेक्ट 17A को नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में इसरो ने 200वें RH-200 रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। अब रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है RH-200, इसके बारे में बताना है। इन रॉकेटों का उपयोग आमतौर पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करने और पृथ्वी के वातावरण की जांच करने के लिए किया जाता है। यह बताया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, नए विकसित उपघटकों के बड़े रॉकेट पर उपयोग करने से पहले साउंडिंग रॉकेट पर परीक्षण किया जाता है। तीसरा, इसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता है और इसे इकट्ठा करना और लॉन्च करना आसान होता है। चौथा, यह अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेस फेयरिंग रॉकेट है। कह रहा ऊपर देखो, दोनों में से कौन सा सही है? RH-200
तो ये पहले देख लीजिए भाई RH-200 कैसा दिखता है इंडिया का। RH-200 रोहिणी, ये ध्यान रखना है कि ये जो भारत का मिसाइल सिस्टम है, रॉकेट सिस्टम है, सॉरी, ये जो रॉकेट है ये एक श्रृंखला है। पहला आया RH-75, फिर RH-75 अपडेट, फिर RH-100, फिर RH-125, फिर RH-200, फिर RH-300, फिर RH-560, फिर RH-560B। तो इतना हमारा रोहिणी रॉकेट की फैमिली हमने बना रखी है। लेकिन उसमें हम अभी परीक्षण किसका कर रहे थे? RH-200 का। ये दिख रहा है आप लोगों को RH-200। इससे आगे भी हमने मिसाइल डेवलप कर रखे हैं रोहिणी फैमिली के, ठीक है, लेकिन हमने अभी चर्चा करी है RH-200 की, क्योंकि यह प्रणाली अभी हाल ही में हमने अडॉप्ट की है अपने मिलिट्री में। अब प्रश्न पे आते हैं। तो सारी चीजें आप प्रश्न समझ गए। अब उत्तर को देखते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके द्वारा लगातार 200वें RH-200 रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट का परीक्षण, मतलब ये 200वें बार इस रॉकेट का परीक्षण किया। किसने किया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। 200वें RH-200 रोहिणी का सफल परीक्षण किया गया। मतलब अब इसको हर तरीके से टेस्ट कर लिया गया है, ये हर बार सफल हो रहा है। नासा की वेबसाइट के अनुसार साउंडिंग रॉकेट का नाम नॉटिकल शब्द टू साउंडिंग से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है? माप लेना। ये हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें कैसे ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है और ये इसको लॉन्च करना भी आसान होता है और ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस रॉकेट का यूज किया जाता है और ये रॉकेट अचानक से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको तुरंत पहुंचा देता है। तो ये भारत ऐसा इसको यूज कर रहा है रोहिणी सिस्टम को, ताकि बहुत आसानी से हमारा रॉकेट, चाहे वो मिलिट्री के रूप में हो या फिर नॉन मिलिट्री उपयोग के लिए हो, बहुत ही तेज गति से हमें अंतरिक्ष में पहुंचाने में हेल्प करे। इसके लिए इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। ये निचली पृथ्वी की कक्षा तक हमें आसानी से पहुंचा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कितना किलोमीटर तक जाएगा? 100 किलोमीटर। तो जो हमारा पृथ्वी का निचला कक्षा जो होता है लगभग 100 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। तो उसी ऑर्बिट में ये आसानी से बहुत जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न, पूरी डिटेलिंग आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए RH-200 रोहिणी के बारे में। इन रॉकेट का उपयोग आमतौर पर, तो हमने जान लिया कि कौन सा सही, देखते हैं कि तो इसको ठोस ईंधन का उपयोग होता है और इसे इकट्ठा करना और लॉन्च करना आसान होता है। इन रॉकेट का उपयोग आमतौर पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी का तो पृथ्वी के वातावरण की जांच के लिए किया जाता है, ये तो सही है। नव विकसित उपघटकों के बड़े रॉकेट पर उपयोग करने के पहले साउंडिंग रॉकेट पर परीक्षण किया जाता है। ये तो कोई भी रॉकेट का जो परीक्षण किया जाता है वो नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से किया गया है। ठोस ईंधन का उपयोग होता है और इसे इकट्ठा करना और लॉन्च करना आसान होता है। ध्यान रखना है, इसे इकट्ठा करना और लॉन्च करना आसान होता है, ये भी सही है। और यह अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेस फ्रेमिंग रॉकेट है, अंतरिक्ष में जाने वाला भी है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसका आंसर डिजाइन करते समय थोड़ा इधर हो गया है, इसके बारे में भी सभी जानकारी सही है। तो आज के लिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साइंस एंड टेक की अच्छी खासी जानकारी मिल गई। अब चूंकि अब इसके साथ साथ 2023 के साथ साथ ये 2024 के लिए भी अब तैयार हो रहा है सेशन, तो अब इसमें हम आगे ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो 2024 की अगर आप तैयारी करते हैं तो अब आपको इस सीरीज में स्वागत किया जाता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।